वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ध्रुव वेद एकेडमी और आप देख रहे हैं अपने विक्रांत सर को। तो चलिए, आज का लेक्चर कुछ इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मैं टॉपिक का जो नाम है वो लेके चलूँगा। जैसे कोई भी नेम रिएक्शन है तो अब उसके नाम से मैं शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं वो सब के सब बेसिक्स थे, फंडामेंटल्स थे कि एक नेम रिएक्शंस को समझने के लिए जितने भी चीज़ें समझनी होती हैं बेसिक्स, वो सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है बेटा। क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने अभी तक के यानी इनोलेट फॉर्मेशन से लेकर के इनोलेट का फर्स्ट रिएक्शन जो किसके साथ हो रहा था, फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट किया था, वो क्या था बेटा, कोई अल्काइल हैलाइड्स थे। यानी अभी तक हमने दो फेज़ पढ़े हैं नेम रिएक्शंस के। पहला फेज़ जिसमें हम लोगों ने इनोलेट और इनोल बनाना सीखा, एंड द सेकेंड फेज़ जब हम बनाने के बाद इनको इलेक्ट्रोफाइल को लाना शुरू कर रहे थे, तो हमने अभी तक अपने फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल को लाया था जो कि अल्काइल हैलाइड था, और उसमें हमने सी अल्काइलेशन के बारे में बात कर लिया था। बहुत सारे हमने रिएक्शंस और पढ़े थे जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी शामिल था और एक इनामिन सिंथेसिस भी शामिल था, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कैसे हम सिंथेसिस करेंगे और उसका कैसे रिएक्शंस कराएंगे। और इसी टॉपिक में हमने थर्मोडायनेमिक और काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट फॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। चलो, आज का टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ जिसका नाम मैं क्या लिखने वाला हूँ। आज का टॉपिक है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो चलिए इसको ना लास्ट लेक्चर से ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या क्या कर चुके थे, हमने इनोलेट बना लिया था और हम अपने इलेक्ट्रोफाइल को लेकर के आने वाले थे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल मैंने जो लिखवाया था वो इस्तेमाल कर लिया था मैंने। अब मैं अपने सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल की ओर आ रहा हूँ जिसका नाम खुद एल्डिहाइड और कीटोन है। यानी अगर मेरे सामने कोई एल्डिहाइड और कीटोन खुद इलेक्ट्रोफाइल हो और सामने इनोलेट आयन आ जाए, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ना बहुत सारे नेम रिएक्शंस जनरेट होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इनोलेट आयन खुद एल्डिहाइड और कीटोन ने ही बनाया है और उसके सामने जो इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म है वो खुद एल्डिहाइड और कीटोनों का ही है। देखो इधर, यानी इनोलेट खुद एल्डिहाइड और कीटोनों का और इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म खुद एल्डिहाइड और कीटोनों का। जब इनके बीच में जब रिएक्शन होती है ना बेटा, जब इनके बीच में रिएक्शंस होती हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम नाम दे देते हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, दैट इज द अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस में होता क्या है, तो एक पॉइंट देख लो। डिटेल में तो हम लोग देखेंगे ही इसको, पर बेसिक्स क्या होते हैं कि यहाँ पे ना इनोलेट और इनोल आयन खुद एल्डिहाइड और कीटोनों का होता है और उसके खुद के इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म पे ही अटैक होते हैं। तो यहाँ जो भी एल्डिहाइड और कीटोनों का इंपॉर्टेंस है, समझ गए बात को। सिमिलरली फिर हमने कौन सा इनोलेट बनाया था, हमने इनोलेट बनाया था क्योंकि इनोलेट वेरी करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल तो मैंने फिक्स कर दिया है ना। वैसे ही अगर मैं इनोलेट आयन कोई एस्टर का लेके आऊं, किसका बेटा, कोई एस्टर का, यहाँ मैंने इनोलेट किसका बनाया था, एल्डिहाइड और कीटोनों का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एस्टर की इनोलेट लेकर के आता हूँ, तो एस्टर का अगर इनोलेट लेके आऊँ तो मुझे बताओ, जनरली यहाँ पे जिंक इनोलेट होते हैं। क्या होते हैं, जिंक इनोलेट, वो मैं डिस्कस करूँगा। पर एस्टर की इनोलेट मैंने बनाया है और उसका रिएक्शंस किसी एल्डिहाइड और कीटोनों के साथ मैंने करा दिया है, तो ऐसे रिएक्शंस को ही बोला जाता है रिफॉर्मत्सकी रिएक्शन। देखो है ना कमाल की बात, आपने इलेक्ट्रोफाइल तो वही रखा, पर अगर आपने न्यूक्लियोफाइल में इनोलेट बदल दिया है तो नाम बदल जाएंगे। तो कोई रिफॉर्मत्सकी रिएक्शंस क्या है, तो आप ही बता दो। दिस इज द रिएक्शंस बिटवीन द इनोलेट ऑफ एस्टर एंड एल्डिहाइड। और एस्टर के इनोलेट एक फिक्स इनोलेट होते हैं जिसको जिंक इनोलेट कहा जाता है, वो मैं अभी बताऊंगा। अब फिर आपने किसके इनोलेट बनाए थे बेटा, किसी एनहाइड्राइड का इनोलेट बनाया था। और अगर तुमने एनहाइड्राइड का इनोलेट बनाया है, किसका इनोलेट बनाया है, एनहाइड्राइड का इनोलेट बनाया है, और उसका रिएक्शन आपने करवाया है एल्डिहाइड और कीटोनों के साथ, तो ऐसे केस में जो रिएक्शन बनती है उसको क्या बोला जाएगा, क्या वो अल्डोल होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो रिफॉर्मत्सकी होगा, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या हो जाएगा बेटा, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा वो, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब वी हैव अ 3 टाइप ऑफ इनोलेट, वी हैव अ 3 टाइप ऑफ नेम रिएक्शंस, एंड इफ वी हैव अ इनोलेट ऑफ एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, किसके, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंडों के अगर मैंने इनोलेट प्रिपेयर किए हैं, तो आप ही बताओ ना, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंडों के अगर मैंने इनोलेट बनाया है और एल्डिहाइड और कीटोनों से उनकी इंटरेक्शंस कराई है, तो क्या वो पर्किन कंडेंसेशन बोला जाएगा, नहीं, वो कहलाएगा नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन।
क्या कहलाएगा बेटा? नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब देखो ना यार, ये 4 रिएक्शन भले अलग अलग हैं पर इनका बेसिक्स तो एक ही है ना, ये एक ही टाइप की रिएक्शंस है ना, क्योंकि यहाँ पे इनोलेट आयन मौजूद होंगे और उसी का रिएक्शंस किसी एल्डिहाइड और कीटोनों के साथ होगा। तो इसका मतलब एक ही रिएक्शंस हैं ये 4 अलग अलग रिएक्शन नहीं है, बट हाँ नाम थोड़े इनके अलग अलग हैं। तो आप समझ सकते हो ये 4 रिएक्शंस को समझना कितना आसान है। वैसे ही एक रिएक्शन और मैं लेके आया हूँ जिसका नाम है, अगर इनॉल हो, एल्डिहाइड और कीटोनों से इनोलेट ना बना के हम इनॉल बनाएं और उसके सामने एल्डिहाइडों को हटा के हम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल डाल दें जिसका नाम है इमीनियम आयन। क्या डाल दें? एक इमीनियम आयन को। ओहो, अगर आप एक इमीनियम आयन जनरेट करते हैं, जिससे इमीनियम आयन एन पे ट्रिपल डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज हो तो इसको इमीनियम कहा जाता है। तो ये भी हमारे लिए कभी ना कभी इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। और ऐसे केस में अगर एक इनॉल और इमीनियम के बीच में इंटरेक्शंस होते हैं ना, तो ऐसे रिएक्शनों को ना तो हम अल्डोल बोलते हैं, ना तो रिफॉर्मस की, ना परकिन, ना नोवेंजल। इनका नाम है, क्या बोलेंगे इनको? मैनिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? मैनिक रिएक्शंस। इसका मतलब देखो ना, ये 5 रिएक्शंस भले हैं पर इनका ना बेसिक्स जो है ना वो एक ही है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन 5 रिएक्शंस को एक सीरीज में पढ़ेंगे ताकि इनको समझना और इनको याद रखना और इनके बीच में जो रिलेशंस है ना उनको भी याद रखा जाए। तो डरने का नहीं, ये सब एक ही टाइप की रिएक्शंस होती हैं, पर नाम याद रखना कि उनके बेसिस क्या होते हैं, डिफरेंस कहाँ कहाँ उन पर राइज होता है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। अगर मैं लिखूँ तो आगे की ओर बढ़ते हैं इसको। चलिए बात करते हैं इसमें। देखो, तो यहाँ पे क्या करना है, अब जो बात करना है, सबसे पहले मैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ बेटा? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के बारे में। तो अल्डोल कंडेंसेशन किसकी स्टोरी बन जाती है? इनोलेट जो बनेंगे वो एल्डिहाइड और कीटोनों के होंगे और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी एल्डिहाइड और कीटोनों का होता है। तो याद रखना, यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि अगर मान लीजिए मेरे पास इनॉल है या इनोलेट आयन है, देखो न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म इनोलेट होंगे, मान लो ये एल्डिहाइड है तो इसी का अपना इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म होगा एल्डिहाइड, और इनके बीच का इंटरेक्शंस अल्डोल कहलाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे इनॉल भी लोगे, इनोलेट की जगह क्या ले लो, केवल इनॉल ले लो, और वहाँ पे अगर एल्डिहाइड का अटैक कराओ, मान लो ये कीटोन है, कीटोन या एल्डिहाइड कोई सा भी ले सकते हैं हम लोग। मान लो इनॉल ले लिया मैंने अभी एल्डिहाइडो का और उसके इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म ले लिए नॉर्मल कीटो फॉर्म्स के, तो ऐसे केस में चाहे ये करो या ये करो, ये दोनों अल्डोल के नाम से ही जाने जाएंगे। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम कीटोन भी ले लेते हैं, कीटोन के इनोलेट और कीटोन के कीटो फॉर्म, तो बताओ इनोलेट कब बनते हैं? बेसिक कंडीशन में बनते हैं कि नहीं बनते? यानी बेसिक कंडीशन आप दोगे, बेस डालोगे तो ये इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे रिएक्शन जो होगी दैट इज अल्डोल, इसको अल्डोल कहेंगे। और कीटोन के केस में ना इसको कीटोल कंडेंसेशन कहा जाता है, पर दोनों को एक ही नाम से पुकारते हैं तो इसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता। और अगर मैंने कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म बनाए हैं इनॉल और उसी के इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म लिए हैं कीटो, दैट इज अ कीटोल कंडेंसेशन। और देखो ये जो इनॉल है वो किस फॉर्म में बनता है? जनरली इनॉल फॉर्म किस फॉर्म में बनते हैं बेटा? एसिडिक कंडीशंस में। क्या बनते हैं? एसिडिक कंडीशन में इनॉल फॉर्म बनते हैं ना। और बेसिक कंडीशन में क्या बनता है? बेसिक कंडीशन लीड्स टू द इनोलेट फॉर्म। इसीलिए इस बात का ख्याल रखना कि जो अल्डोल या कीटोल कंडेंसेशन होते हैं ना वो एसिडिक फॉर्म में और बेसिक दोनों फॉर्म में होते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है? एसिडिक फॉर्म में न्यूक्लियोफिलिक इनॉल होते हैं और बेसिक फॉर्म में न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? इनोलेट आयन। इसीलिए अल्डोल कंडेंसेशन 2 कंडीशनों में पढ़े जाते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशंस में हम उसके न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आप लोगों को सिखा दिया था। तो बेसिक्स मैंने क्यों तैयार किया? आज के दिन के लिए, ताकि मैं इनको ढंग से कोरिलेट कर पाऊँ। ठीक है, जो बेसिक्स नहीं पढ़े हैं पहले आप बेसिक्स पढ़िए, तो शायद आप और भी ज़्यादा लेक्चर को शायद एंजॉय कर पाओगे। तो देखो, तो इसका मतलब वी हैव अ टू कंडीशंस ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। द फर्स्ट कंडीशंस में जो राइट कर रहा हूँ वो क्या है? द कंडीशन रिएक्शंस बेसिक कंडीशन, यानी बेस कहा जाता है इसको, बेस कैटेलाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? बेस कैटेलाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो क्या लेंगे एग्जाम में, हमें पता कैसे चलेगा कि ये अल्डोल कंडेंसेशन बेस कैटेलाइज्ड है? मान लीजिए मैंने सिंपल एक मॉलिक्यूल लिया है दैट इज अ एल्डिहाइड, और यहाँ पे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया है।
बस मान लीजिए एक 12th का बच्चा जब इस रिएक्शंस को देखता है तो वहाँ भी उसके जहन में बात आती है ये NOH है और ये एल्डिहाइड है, तो वहाँ पे वो देखेगा ये NOH है, जिसका मतलब क्या हुआ, ये बेस, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म या न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, ये खुद इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म है। तो ये जो NOH है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म बन के ये अटैक भी करता है देयर विल बी नो हार्म, क्योंकि ये वही बाहर निकल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, द फर्स्ट फॉर्म इज यानी फर्स्ट स्टेप इज द अटैक ऑफ दिस base to the alpha hydrogen, और this alpha hydrogen leads to the formation of what, enolate ion। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर निकलते हैं ना यहाँ पे, ये वापस इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रोटॉन, जिसकी वजह से देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ इनॉल। और अगर एक बार इनॉल दोबारा बन गया ना, तो आप ही बताओ ना यार, अगर इनॉल दोबारा बन गया है तो वो दोबारा अपने कीटो फॉर्म में चला जाएगा। इसलिए मैंने आपको एक कंडीशन बताया था, दिस इज द पार्शियल इनोलेट फॉर्मेशन। पार्शियल इनोलेट बनेंगे यानी सब लोग रिएक्शन मिक्सचर में होंगे, सब लोग रिएक्शन मिक्सचर में होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। और आप ही बताओ, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म भी मौजूद है और इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म भी मौजूद है। इसका मतलब यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी, क्या, द रिएक्शन, यानी ये जो इनोलेट आयन है, यही इनोलेट आयन अपने ही इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म पे अगर अटैक मार दे, क्योंकि ये सेल्फ रिएक्शन हो जाएगी, ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है, तो सेल्फ रिएक्शन जब होती है ना, और इसी स्टेप में जब रिएक्शंस आगे बढ़ती हैं, तो आप बताओ क्या बना यहाँ पे, कीटो फॉर्म ये दोबारा से रिजनरेट हो गया, और इस कार्बन और इस कार्बन के साथ आप बताइए क्या बना होगा, एक नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना होगा, बना कि नहीं बना, और यहाँ पे बना होगा O पे माइनस, और ये दोनों तरफ क्या लगे होंगे, मान लो यहाँ पे मिथाइल है, H को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब द इनोलेट आयन ऑफ द एल्डिहाइड इज अटैकिंग ऑन द कीटो फॉर्म ऑफ द एल्डिहाइड, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड अल्डोल। और जो, क्योंकि इसका नाम अल्डोल क्यों पड़ेगा, क्योंकि द प्रोडक्ट इज अल्डोल प्रोडक्ट। कहीं में क्या देखना है, यहाँ पे इन्होंने अटैक किया, O माइनस बना। अब यहाँ जो O माइनस बना है ना, क्योंकि बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था, उसको इनोलेट बना करके आपने इस्तेमाल कर लिया, OH वाटर के फॉर्म में रह गया होगा, और वाटर के फॉर्म में रह गया होगा, तो ये जो अल्कोक्साइड आयन आप देखते हैं ना, ये H पे अटैक करके OH माइनस को रिलीज करता है, और OH माइनस को रिलीज करते ही हम क्या पा लेते हैं यहाँ पे, द प्रोडक्ट इज functional group is aldehyde and the other functional group is alcohol, that is a aldol। तो प्रोडक्ट के नाम पे मैंने आपको बताया था कि नेम रिएक्शन किसी प्रोडक्ट के नाम पे हो सकते हैं, किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो सकते हैं, किसी रिएक्टेंट के नाम पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो नाम है ना, वो प्रोडक्ट के नाम पे रखा जाता है, पर ये हुआ अल्डोल। लेकिन अभी कंडेंसेशन बाकी है मेरे दोस्त, जिसका मतलब हुआ क्या, अब OH माइनस यहाँ से रिलीज हुआ, और यही OH माइनस जो यहाँ H पड़ा हुआ है ना, क्योंकि अभी भी ये अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो OH माइनस फर्दर अटैक करेगा, और फर्दर अटैक करने के बाद बताइए यहाँ फर्दर नेगेटिव चार्ज बनेगा कि नहीं बनेगा, आप ही बता दो बेटा। फर्दर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज जो बना है ये रेजोनेंस भी करेगा, और आप देखेंगे कि अगर ये रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा, देखो जरा बोर्ड पे, O माइनस वापस आएगा, pi बॉन्ड शिफ्ट करेगा और OH को एलिमिनेट कर देगा, और यहाँ पे फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा होगा, द प्रोडक्ट विल बी, एल्डिहाइड को लेके चलना, यहाँ H लगा देना बेटा, और यहाँ पे क्या बनेगा, एल्कीन, और यहाँ रह जाएगा मैथिल। द प्रोडक्ट विल बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्या बन गया ये बताइए बेटा, एल्डिहाइड। द प्रोडक्ट विल बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और इसी स्टेप को जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, अल्डोल के बाद का जो स्टेप है ना, इसे कंडेंसेशन स्टेप कहा जाता है, क्योंकि कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जब दो मॉलिक्यूल जुड़ें और उनके जुड़ने के बाद कोई वाटर मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर निकलते हैं ना, उन्हें कंडेंसेशन स्टेप्स कहा जाता है। तो ये अल्डोल हुआ, ये कंडेंसेशन हुआ, तो पूरा नाम क्या हो गया, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो लास्ट पॉइंट समझना कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, अल्डोल तो बन गया, अगले स्टेप में H निकला और OH निकला, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। यहाँ पे तो अल्कीन फॉर्म हुए हैं, और अगर अल्कीन फॉर्म हुए हैं तो ये एक एलिमिनेशन स्टेप है ना बेटा। अगर एलिमिनेशन स्टेप है, क्योंकि अल्कीन बन रहे हैं, यहाँ पे एक H जा रहा है, एक OH जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। तो बताओ इस स्टेप को हम एलिमिनेशन स्टेप कहेंगे, और यहाँ पे जो एलिमिनेशन होता है ना, वो माइनस चार्ज की वजह से होता है, तो इसी को बोला जाता है, ये जो स्टेप है, द मैकेनिज्म इज E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जो कंडेंसेशन स्टेप होता है ना, दैट इज द एलिमिनेशन स्टेप, एंड दैट एलिमिनेशन स्टेप इज लाई ऑन द कैटेगरी ऑफ
कॉमन बेस एलिमिनेशन, इवन सीबी एलिमिनेशन। तो याद रखिए अल्डोल कंडेंसेशन का बेसिक पार्ट में बता रहा हूँ, ये कह सकते हैं जीरो लेवल है, केवल होता क्या है अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब एक बेसिक कंडीशंस में वी हैव इनोलेट आयन, द अटैक ऑफ इनोलेट आयन टेक्स प्लेस ऑन द कीटो फॉर्म ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन, देन आफ्टर द अल्डोल प्रोडक्ट विल फॉर्म एंड देन आफ्टर द डिहाइड्रेशन स्टेप्स टेक्स प्लेस एंड द ओवरऑल प्रोसेस इज नोन एज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आप इस बात को अगर समझ गए हैं तो इसको पहले नोट कर लीजिए, दिस विल बी हेल्प यू, ये आपको हेल्प करेगा आगे के लेवल को समझने के लिए। तो मैं आपको 5 लेवल्स कह सकता हूँ, मैं 4 लेवल डिस्कस करूंगा यहाँ पे, टोटल 4 लेवल्स आर देयर, जीरो लेवल को हटा दिया जाए तो, नहीं तो ओवरऑल 5 लेवल बनते हैं। तो मैं इस लेवल का कुछ नाम ही नहीं दे रहा हूँ, दैट इज जीरो लेवल, और यहाँ से मैं आगे बढ़ाऊंगा लेवल को। तो पहले जीरो लेवल के ही कुछ बातें, मान लीजिए अगर मैंने आपके सामने एक कीटोन लिख दिया है साइक्लोहेक्सेनॉन और यहाँ पे डाल दिया है बेटा NaOH, तो एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो कोई आपसे कहने थोड़ी आएगा कि अल्डोल की कहानी है ये, आपको खुद सोचना पड़ेगा द एल्डिहाइड एंड द कीटोन इज देयर, NO इज देयर, द NOH will not harm the keto form because it is a nucleophilic base but it will act as a living group। then after आप क्या करोगे, there will be alpha hydrogen are there, और अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो बेस ने इस पे अटैक किया, द बेस विल अटैक एंड द फॉर्म इनोलेट आयन, ऑफ कोर्स इनोलेट आयन जनरेट होंगे एंड दैट इनोलेट आयन इज अ पार्शियल इनोलेट बिकॉज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट वाटर मॉलिक्यूल फिर से अटैक करेगा, फिर से इनोल बनेंगे, फिर से कीटो फॉर्म जनरेट हो जाएंगे। पार्शियल इनोलेट है तो क्या मतलब इसके कीटो फॉर्म भी मौजूद हैं, दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही मौजूद है, दैट इज अ सेल्फ कंडेंसेशन। और अगर सेल्फ कंडेंसेशन हो रहा है तो इसका मतलब द रिएक्शंस विल गो थ्रू द अल्डोल प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे कीटो फॉर्म दोबारा रीजनरेट, नए कार्बन कार्बन के बॉन्ड बन गए, O पे माइनस चार्ज बन गया, ये माइनस चार्ज कैसे न्यूट्रलाइज होगा, जो बेस ने प्रोटॉन लिया था वो वापस इसको करेगा, और जैसे ये वापस प्रोटॉन को करेगा देयर विल बी द कीटो फॉर्म एंड यहीं पे आपको मिलेगा एक अल्कोहल। क्या इसको अल्डोल बोलेंगे बेटा? कुछ हद तक इसको हम अल्डोल ना बोल करके कीटोल बोल सकते हैं बिकॉज कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है कीटोल, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्डोल बोल दो कीटोल बोल दो, एक ही भाई है ये। लास्ट स्टेप विल बी व्हाट कि यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है ये फर्दर मौजूद है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल OH माइनस जो रिलीज हुआ है वो H को एक्सेप्ट करेगा, और एक काम करो ना माइनस बना करके यहीं से वाटर को रिलीज करा दो ना यार, बार बार मैकेनिज्म क्यों इतना लंबा चौड़ा लिखना। तो इसका मतलब वी फाइंड हियर अल्कीन बन चुकी होगी, और जैसे अल्कीन बनी होगी दैट विल बी द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इसका मतलब साफ है ना कि एक एल्डिहाइड और कीटोन को बेसिक कंडीशन में ऐसे रखो अकेला ताकि वो इनोलेट आयन बना पाए और उसके कीटो फॉर्म भी मौजूद हो, तो वो कंडीशंस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट एंड द रिएक्शंस गोज थ्रू द कीटो फॉर्म पे अटैक करके रिएक्शन आगे बढ़ेगा और उसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ सोडियम हाइड्राइड लेता तो अल्डोल हो पाते हैं यहाँ पे? बताओ ना, बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि सोडियम हाइड्राइड इसको क्या बना देता, कंप्लीट इनोलेट बना देता, और अगर ये इसको कंप्लीट इनोलेट बना देता तो इसको अपने कीटो फॉर्म मिलते ही नहीं। तो इसका मतलब ये कंडीशन जो बेस का है ना ये सेल्फ अल्डोल की बात नहीं करता। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं आपसे एक पॉइंट और डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन हुई है इसको एक और नाम दिया जा सकता है कंडीशंस अल्डोल के कैटेगराइजेशन। कैटेगराइज में क्या आएगा, ये दो मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये कहानी होगी इंटरमॉलिक्यूलर अल्डोल की। किसकी कहानी होगी बेटा? ये इंटरमॉलिक्यूलर अल्डोल। और दूसरी बात, एक बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही कीटोन का इस्तेमाल किया है, उसी का इनोलेट उसी के कीटो फॉर्म बनाए हैं, तो इसको एक कैटेगरी में रखा जाता है जिसको बोला जाता है सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बेटा। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर है और इंटरमॉलिक्यूलर के साथ साथ ये सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब बेसिक कंडीशंस में इनोलेट बनेंगे और उसी के थ्रू रिएक्शंस आगे बढ़ेगी। तो क्या आप इस बात को समझ चुके हैं? अगर समझ गए हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जीरो लेवल में ही एक और बात मैं कर लेता हूं जिसका नाम होगा एसिड कैटलाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यानी एसिड के प्रेजेंस में भी हम लोग क्या जनरेट कर सकते हैं? एसिड के प्रेजेंस में भी हम लोग क्या जनरेट कर सकते हैं बताओ? पर एसिड के प्रेजेंस में तो हम लोग इनोलेट आयन तो जनरेट नहीं कर सकते ना। एसिड के प्रेजेंस में हम क्या जनरेट कर सकते हैं? इनोल जनरेट कर सकते हैं। और अगर मैं इनोल जनरेट करूंगा तो उसके बाद हम रिएक्शंस को कैसे आगे बढ़ाएंगे वो हमें देखना होगा। तो देखो क्या करना है हमें, अब एसिड बनेंगे कैसे जरा बताओ मुझे। मान लीजिए सिमिलर तरीके से मैं आगे रिएक्शंस को बढ़ा रहा हूँ,
एक एल्डिहाइड या कीटोन, मान लो एल्डिहाइड ही लिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने एसिडिक कंडीशन डाल दी है। और जब एसिडिक कंडीशन डाल दिया तो आपको पता है पहला स्टेप तो प्रोटोनेशन का होता है, जो मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ बेटा। ये प्रोटोनेशन हुआ और यहाँ पे एल्डिहाइड बना, और इसके बाद क्या होता है बताओ, वाटर मॉलिक्यूल आता है, H एसिडिक हो चुका होता है, अटैक करते हैं, बॉन्ड शिफ्ट होता है, और यहाँ पे हमारे पास फाइनली इनोल जनरेट हो जाता है। और जो इनोल बना है ना, दैट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, और आपको पता है ये इनोल बना है तो कीटो फॉर्म भी मौजूद होंगे ही होंगे। इसका मतलब यहाँ हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म एक ही मिक्सचर में प्रेजेंट है। तो अगला स्टेप क्या होगा, ये हमारा मान लो न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म है, और मान लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म यहाँ मौजूद है, तो याद रखो जब एसिडिक कंडीशंस होती है ना, तो ये भी अपने प्रोटोनेटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। प्रोटोनेटेड फॉर्म में, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको प्रोटोनेटेड फॉर्म में रखता हूँ, क्यों, क्योंकि एसिडिक कंडीशन में कुछ मॉलिक्यूल प्रोटोनेटेड फॉर्म में हो सकते हैं और कुछ मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में। तो ये जो प्रोटोनेटेड फॉर्म होता है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हुआ ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इनोल फॉर्म अगर अटैक करे अपने ही कीटो फॉर्म पे, जो एसिडिक कंडीशंस में प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहते होंगे, तो यहाँ पे जनरेट क्या होगा बताओ, यहाँ पे जनरेट क्या होगा, ये दोबारा से अपने कीटो फॉर्म में चला गया, यहाँ पे एक नया अटैक हुआ है, और इस अटैक से हमें क्या मिलने वाला है, OH, और यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक तरफ मैथिल लगा हुआ है, एक तरफ H लगा हुआ है। वही स्टोरी जो हमें इनोलेट आयन से मिलती थी। इसका मतलब जब O पे पॉजिटिव चार्ज बना, तो एक बात बताओ, ये क्या कर सकता है, इसको रिलीज करेगा और यहाँ पे इसको प्रोटोनेट कर लेगा। और याद रखना ना, एसिडिक कंडीशन में सब चीज़ इक्विलिब्रियम में चलती रहती है, तो लफड़ाइच नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्म है, यहाँ पे वी हैव मैथिल, और ये जो कीटो फॉर्म से अल्कोहल बना था, यानी अल्डोल प्रोडक्ट जो बन रहा था वो तुरंत प्रोटोनेट होकर के वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको बचना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये तुरंत ही वाटर बन के रिलीज हो जाता है। और वाटर बन के जब रिलीज होगा बेटा, तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या रिलीज कर देगा वो, एक कार्बोकैटायन, और अगर कार्बोकैटायन रिलीज कर दिया तो अगला स्टेप क्या होगा, H का रिमूवल, और H जब बाहर निकलेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताना बेटा, यहाँ पे एल्डिहाइड, और यहाँ पे अल्कीन, और यहाँ पे क्या लगा होगा, मैथिल। दैट मीन्स जो अल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक कंडीशन में हो और या बेसिक कंडीशन में हो, फाइनल स्ट्रक्चर तो एक ही मिलते हैं, पर दोनों में डिफरेंस होता है न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म का, यहाँ इनोल का अटैक होता है, एंड द लास्ट स्टेप जहाँ से वाटर निकल रहा होता है, और ये स्टेप में देखो क्या हुआ, वाटर भी निकला और H भी निकला। इसका मतलब दैट इज द एलिमिनेशन फॉर्म, और अगर एलिमिनेशन हो रहा हो should be a mechanism, and the mechanism is called even elimination mechanism, because there will be the formation of carbocation in the acidic conditions। पढ़ा होगा dehydration of alcohol बेटा acidic conditions में आपने बहुत सारे। तो यानी अल्डोल कंडेंसेशन जब acidic conditions में होते हैं ना, तो वहाँ पे हमें even elimination के रास्ते से elimination करवानी पड़ती है, और वही अगर basic conditions में होते हैं तो इनोलेट हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है और रास्ता होता है even CB elimination। तो शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे कि acidic condition और basic कंडीशंस में वी फाइंड द अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो चलिए, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस। ये मैं डायरेक्ट आपको अब बड़े लेवल में ले जा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो पहले बेसिक लेवल को थोड़ा देख लेते हैं ना, क्या हो गया, थोड़ा वक्त ही लगेगा पर चीज़ें ना गहराई से क्लियर हो जाएंगी, जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा, है ना। जो बच्चे जानते नहीं होंगे इन बेसिक्स बातों को, रट्टा मार लिया होगा, एटलीस्ट उनको हेल्प मिल जाएगी, और जो बच्चे समझ रहे हैं, जानते हैं इन सब चीज़ों को, तो थोड़ा पैसेंस रखिए, आपका रिवीजन हो गया है। अब हम आपके लेवल की ओर मूव करते हैं, वो लेवल में लिखने वाला हूँ, देयर विल बी द फर्स्ट लेवल ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो उसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। फर्स्ट लेवल में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन की स्टोरी। किसकी स्टोरी देखने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की स्टोरी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे मैं एक नया वर्डिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो वर्डिंग क्या है बेटा, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल। ओहो, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल का मतलब क्या हो गया जरा बताओ आप। जब हम इंटरमोलिकुलर की बात करते हैं ना, तो इंटरमोलिकुलर में इनोलेट और कीटो फॉर्म अलग अलग होते हैं, यही तो होता है ना। लेकिन अगर मान लीजिए ये एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट हो गए हैं, एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट हो गए हैं, और इनोलेट भी उसी मॉलिक्यूल का, कीटो फॉर्म भी उसी मॉलिक्यूल का, यानी एक ही मॉलिक्यूल में ही दो रिएक्टिव साइट हो जाएं जो आपस में अटैक कर रही हो,
इन्हीं को क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। और ये अल्डोल का अगर इंट्रामोलिकुलर है तो पूरा नाम हो जाता है इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसका मतलब व्हाट इज द कंडीशंस बिहाइंड इट, इनोलेट भी हमारा उसी मॉलिक्यूल का हो और कीटो फॉर्म भी हमारा उसी मॉलिक्यूल का हो, तो वी हैव इंट्रामोलिकुलर कंडीशंस। तो अब बताओ यहाँ पे, तो वो कब होगा, जब हमारे एक ही मॉलिक्यूल में मिनिमम 2 कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन होने चाहिए ना, क्योंकि आपको एक का इनोलेट बनाना है और एक के कीटो फॉर्म रखने हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल आसान सा पॉइंट है, जरा बोर्ड पे देखिए, बिल्कुल आसान सा पॉइंट है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में एल्डिहाइड और कीटोन 2 फॉर्म, यानी ये फॉर्म आ गया, यानी यहाँ पे मान लीजिए 2 एल्डिहाइड एक फॉर्म आ गए इस फॉर्म में, या कीटोन फॉर्म 2 आ गए, तो 2 मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि एक को क्या एक्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर और न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, और एक को करना पड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म। तो मान लीजिए अगर ये दोनों सिस्टम आपके सामने दिए गए हैं तो रिएक्शंस आगे कैसे बढ़ेगी, उसी को डिस्कस करते हैं हम। तो इसका मतलब वी हैव टू डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है इंट्रामोलिकुलर अल्डोल। तो एक बात बताओ, जब मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल में ना 2 कीटो फॉर्म आ जाएंगे या 2 एल्डिहाइडिक फॉर्म आ जाएंगे, तो वहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ हाइड्रोजन अलग होगा और यहाँ भी एक हाइड्रोजन होंगे, मतलब वी हैव 2 प्रोटोन। और अगर 2 प्रोटोन है और बेसिक कंडीशन तो डालना ही पड़ेंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता, विदाउट बेसिक कंडीशन हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो होगा क्या यहाँ पे, अगर बेसिक कंडीशन आपने डाला है बेटा, तो इस H को लेके जाओ या इस H को लेके जाओ, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना। क्यों बात एक ही है जरा बताओ, क्योंकि यहाँ से इनोलेट बने, यहाँ से इनोलेट बने, बात बराबर है, एक ही टाइप के प्रोटोन है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन की बात की जाए तो वो क्या करेगा, H को रिलीज कराएगा, इनोलेट बनाएगा जो हमने 0 लेवल में देखा था, और यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड भी मौजूद हैं। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म इज देयर, इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म इज देयर। तुम बोलोगे सर इसके दूसरे मॉलिक्यूल भी तो होंगे, तो वो भी इंटरमोलिकुलर हो सकता है, बट तुम ही बताओ ना, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में फास्ट कौन सा होगा, इंट्रामोलिकुलर। जैसे कि एग्जाम्पल लो, अगर आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो और आप मेट्रो के अंदर खड़े हो और तुम्हें सीट चाहिए होगी और एक स्टेशन आने वाला है, तो मेट्रो के बाहर कुछ लोग होंगे, पर तुम मेट्रो के अंदर हो, अगर सीट खाली होती है तो पहले कौन अटैक मारेगा, आप, है ना। तो वही कहानी हो गई ना, इनोलेट आयन है और यहाँ पे कीटो फॉर्म है, तो अटैकिंग साइट तो हमारे पास इसी मॉलिक्यूल में मौजूद है ना। तो क्यों हम इंटरमोलिकुलर की बात करें, इंट्रामोलिकुलर की बात पहले करेंगे। और अब देखो यहाँ पे ढंग से देखना बेटा, जब तुम इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस कराओगे तो हमेशा एक रिंग फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, रिंग। और जब रिंग बनेगी तो रिंग की स्टेबिलिटी मैटर करती है। जैसे यहाँ पे अगर रिंग बनेगी तो बताओ इस कार्बन का अटैक यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ, बताओ बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग बन रही है, देखो 1 2 3 4 एंड 5 रिंग इज स्टेबल रिंग। तो जब ये अटैक मारेगा तो 1 और 5 के बीच बॉन्ड बनेंगे। तो बताओ यहाँ देखो बोर्ड पे कि यहाँ पे क्या करना ना, 1 और 5 का बॉन्ड बनाना है तो सबसे पहले एक 5 मेंबर की रिंग बना ही लेना, और उसमें देखना कि वहाँ पे बॉन्ड 1 और 5 का बना है तो 1 और 5 के बीच में एक बॉन्डिंग दिखा देना। और अब देखना कि भैया 5 के साथ क्या अटैच था, बताओ। 5 के साथ 4 थे, 4 के साथ 3 था, 3 के साथ 2 था और 2 के साथ 1 था। और अब देख लेना जिसके साथ जो ग्रुप लगे हुए होंगे, मान लो 1 के साथ एल्डिहाइड ग्रुप बन गया होगा क्योंकि दोबारा से कीटो फॉर्म में आ गया होगा कि नहीं आया होगा। 5 के पास क्या बन गया होगा, बताओ, OP-। सेम ही बात है ना कि अगर आपने इंटरमोलिकुलर को समझ लिया है अच्छे से तो इंटरमोलिकुलर में कुछ होगा ही नहीं, बस हाँ थोड़ा रिंग बनाने की पॉसिबिलिटी होगी, उस पर थोड़ा फोकस आपको करना पड़ेगा बेटा। तो अब बताओ यहाँ पे क्या निकला था, वाटर मॉलिक्यूल पहले स्टेप में निकला था कि नहीं, अभी तक उसका इस्तेमाल आपने किया क्या, नहीं ना। तो O- वापस आएगा, H पे अटैक करेगा, OH को रिलीज करेगा, और जैसे OH को रिलीज करेगा हमें क्या मिल जाएगा, बताओ। यहाँ पे एल्डिहाइड है और यहाँ पे अल्कोहल है, दिस इज द अल्डोल प्रोडक्ट। और बताओ यहाँ से OH- जो जनरेट होंगे वो फर्दर अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे। अब अल्फा हाइड्रोजन अभी भी एसिडिक है, यहाँ से लेके जाओ, H को रिमूव करो, अनायन बनाओ, उस अनायन के थ्रू आप वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल सकते हो। और जैसे वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालोगे यहाँ अल्कीन बन जाएगी और यहाँ क्या रह जाएगा, एल्डिहाइड। इसका मतलब दिस इज द इंट्रामोलिकुलर कंडीशंस एंड वी हैव अ इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या टिपिकल था, बिल्कुल नहीं ना। तो इसका मतलब यहाँ पे वी हैव 2 कीटो फॉर्म्स, एक का इनोलेट बनाओ, एक का इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म रखो, रिएक्शंस को आगे बढ़ा दो ना, क्या फर्क पड़ता है।
समझ गए? तो आई होप कि आप लेवल 1 को अच्छे से समझ गए होंगे। और जीयू के पेपर में लेवल 1 के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, जेएम के पेपर में लेवल 1 के सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादा, पर वो लेवल 2 पे भी आ जाता है, तो हम लेवल 2 की भी बात कर लेंगे। तो जो बच्चे अभी पहली बार लेवल 1 सीख रहे होंगे वो प्लीज़ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना बेटा। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सवाल आपको दे दिया, दिस इज़ द प्रोडक्ट, यहाँ पे एल्डिहाइड है और यहाँ पे एल्डिहाइड मान लो मैंने बना के दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है NaOH, प्रोडक्ट बना दोगे, पक्का बना देना। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सवाल आपको दे दिया, दैट इज़ द कंडीशन, यहाँ पे एल्डिहाइड बना के दे दिया और यहाँ भी एल्डिहाइड बना करके दे दिया और यहाँ पे डाल दिया है बेटा NaOH। समझ जाओगे क्या? तो आप पहले लेवल 1 क्रॉस कर लेना। जो लेवल 1 जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते प्लीज़ फर्स्ट कंप्लीट दिस लेवल, देन आफ्टर गो टू द लेवल 2। पक्का समझ गए? आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ आवर अल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें मैं फोकस ज़्यादा ही कर रहा हूँ अपने इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शनों पे। नाउ द लेवल इज हाई, लेवल विल बी 2। अब इस लेवल में होगा क्या? जस्ट फोकस ऑन इट कि अगर मैंने यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड में से मान लीजिए इनको ले लिया, कीटोनों को ले लिया है और सामने लिख दिया है NaOH। देखो अब जब मैं इनको लेकर के आऊँगा तो आपके जहन में एक डेफिनेटली बात आएगी, सर यहाँ तो आपने एल्डिहाइड के बदले कीटोन ले लिया, तो फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा। वो क्या होगा? क्योंकि कीटोन के पास जो हाइड्रोजन होंगे ना वो दोनों तरफ होते हैं, और जब दोनों तरफ हाइड्रोजन होंगे तो ये दोनों अलग अलग हाइड्रोजन होंगे कि नहीं होंगे बताओ? इसके पास भी हाइड्रोजन होंगे, पर इत्तेफाक से दो हाइड्रोजन यहाँ एक जैसे हो गए हैं, इत्तेफाक से यह हाइड्रोजन एक जैसा हो गया है। पर प्रॉब्लम तो अभी भी है, बिकॉज वी हैव 2 हाइड्रोजन्स, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करने के लिए आपसे कहूँ तो यहाँ पे कौन सा H निकालोगे बाहर? तो आप ही बताओ ना बेटा, कौन सा H बाहर निकालोगे आप? तो आप बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा किस H को बाहर निकालना है, बिकॉज दे हैव एसिडिक प्रोटॉन। अब कहानी हो जाएगी, द H वही बाहर निकलेगा जिसमें हम लोग रिंग की स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी तो रिंग स्टेबिलिटी आपको बताएगी कि कौन सा H बाहर निकालना है। अब ये क्या है एक बार देख लें। अगर मान लो आपने इस H को बाहर निकाला है बेटा और माइनस यहाँ बना के अटैक यहाँ किया है, व्हाट विल बी द कितने मेंबर्ड की रिंग बनने वाली होगी जरा बताओ? 1 से अटैक यहाँ हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओहो दिस इज द 8 मेंबर्ड रिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 8 मेंबर्ड रिंग इज नॉट स्टेबल। अब यहाँ से H पे अटैक करोगे यहाँ से, तो बताओ 1 2 3 4 5 6, ओहो दैट इज द 6 मेंबर्ड रिंग, दिस इज स्टेबल। यानी यहाँ से अगर H को बाहर निकाला है ना तो हमारा जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी द स्टेबल मॉलिक्यूल, रिंग विल बी स्टेबल। सो व्हाट, तो हम यहाँ कंपटीशन को कह देंगे भैया ये H जीत गया है, इसने रिंग स्टेबल बनाई है। इसलिए जब हमारे पास इफ़ वी हैव मोर देन 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन, लेवल 1 में तो एक ही टाइप के थे, लेवल 2 में 2 टाइप के हो गए, इसका मतलब हुआ क्या कि रिंग स्टेबिलिटी गवर्न करेगी कि कौन सा हाइड्रोजन बाहर जाने वाला है। तो कभी मान लीजिए 6 वर्सेस 8 की रिंग बन जाए, कभी 5 वर्सेस 7 की रिंग बन जाए, कभी 5 वर्सेस 4 की रिंग बन जाए, कभी 6 वर्सेस 4 की रिंग बन जाए। अगर ऐसा कंडीशंस होता है ना, तब ऐसे कंडीशंस में हमेशा 6 और 5 के रिंग वाले ही जीतते हैं, ये स्टेबल नहीं होते, इनको कभी बनाना ही नहीं है। तो इसका मतलब जब भी हमें अलग अलग प्रोटॉन मिलेंगे जिसमें अलग अलग रिंग बन सकती है, तो हम किसको प्रेफर करने वाले होंगे बेटा? 6 एंड 5 मेंबर की रिंग को। आप समझ गए इस बात को? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब कहानी शुरू होगी, ये कहानी होगी। अब हमने कह दिया भैया NOH तुम्हें इसे ही लेके जाना है, और अगर इसे ही लेकर के जाना है तो क्या हुआ? दैट OH माइनस विल अटैक ऑन दिस प्रोटॉन। आ जाइए भैया अटैक करा लीजिए और यहाँ पे माइनस फॉर्म कर दीजिए, और ये बोलेगा जी माइनस बनाओ ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है। पर देखो जो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए डील कर रहे हैं ना वो माइनस बना के छोड़ देना और यहीं से अटैक करा देना। जो सब्जेक्टिव पेपर के लिए डील कर रहे हैं बेटा तुम तो इनोलेट बनाना, फर्दर फिर अटैक कराना। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या करना होगा, नंबरिंग करना बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ द अटैक ऑफ 1 to 6, और 1 to 6 अटैक हुआ, बॉन्ड ओपन हुआ, द रिंग विल बी 6 मेंबर्ड। नाउ वी हैव 6 मेंबर्ड रिंग। ओहो फाइन। अब 1 और 6 के बीच का हमें क्या बनाना पड़ेगा? बॉन्ड। और 1 का और 6 का बॉन्ड जब बनाओगे तो 1 पे क्या पड़ा हुआ है? दैट इज अ कीटोन ना बेटा। और 6 पे क्या बना हुआ है? O पे माइनस, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH3। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अब क्या है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो
तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा, OH को रिलीज कराएगा, और जैसे OH को रिलीज कराएगा, नाउ वी हैव द प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड कीटोल। कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब वी हैव अ कीटोल प्रोडक्ट। क्या हम यहाँ शांत हो जाएं? नहीं ना, क्योंकि अभी मेरे पास हाइड्रोजन है और OH माइनस यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा और वाटर को रिलीज करेगा, और जैसे वाटर को रिलीज करेगा, नाउ वी हैव अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, अल्किन फॉर्म होगी, मेथिल यहाँ पे अटैच रह जाएगा। तो कितना आसान सा पॉइंट है ना कि अगर हम इस प्रोडक्ट को बनाते हैं तो मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। अगर रट्टा मारेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन अगर कंसेप्चुअल वे से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने सारे रिएक्शंस होना हम सब याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो प्लीज़ इस बात पे फोकस ज़्यादा करेंगे। तो दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। आई होप आप अंडरस्टैंड, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, थोड़ी मेरी अंग्रेजी ख़राब है बट प्लीज़ डोंट माइंड इट, है ना। चलिए, अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, जिसमें मैं बात करूँगा लेवल 2 में ही। अगर आपको मैं सवाल दूँ तो आप सवाल कैसे करोगे, ज़रा देखो। इफ़ आई गिव यू सम क्वेश्चन, सो प्लीज़ डू इट। कर लेना इसको बेटा। यहाँ पे कीटोन यहाँ पे दे दिया है मैंने, यहाँ पे NOH को मैंने अटैच करा दिया है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, बना लोगे ना प्लीज़, कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है। आगे बढ़ूँ मैं, मिटा दूँ इसको, कंप्लीट कर लेना। बोलो कर लोगे, पक्का ना, पक्का कर लोगे। चलो, मान लो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है एक CH3 और यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है एल्डिहाइड, यहाँ पे मैंने डाल दिया है NaOH। प्रोडक्ट बना लोगे ना बेटा, कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है। और प्लीज़ मुझे बताना कि आपने प्रोडक्ट बनाया है वो कैसे बनाया है, थोड़ा हेल्प करना मेरी भी, मुझे भी पता चलना चाहिए ना मेरे बच्चे मेरे से कनेक्ट हैं कि नहीं है। चलिए बेटाओ मैं इसको, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए बेटा, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसी में मैं ना आपको बहुत सारे एग्जाम्स की क्वेश्चंस करा देता हूँ। जैसे IIT जैम का एक सवाल था, शायद 2017 IIT जैम में ये सवाल पूछा गया था, और ये सवाल बिल्कुल आसान सा सवाल था। ऐसे बहुत सारे अल्डोल कंडेंसेशन के सवाल पूछे गए हैं, कुछ मैं करा दूंगा यहाँ पे, और उसके बाद मैं एक सीरीज़ ही ऑर्गेनाइज करूँगा जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन करूँगा। तो इसलिए मैं पहले अभी कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिस्कशन करूँगा, तो उस पर आपको और भी फ़ायदा होगा। जैसे एक सवाल आपको मिला था, जो ये सवाल अल्कीन से शुरू होता था, और यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, ज़रा देखो। यहाँ से स्टार्टिंग मटेरियल थी और यहाँ पे ओजोन डाला गया था। यानी कभी कभी ना आपके दो डाई कार्बोनिल सिस्टम, यानी एल्डिहाइड और कीटोन एक ही मॉलिक्यूल में दो हो, वो कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें सबसे पहले हो सकता है कोई रिएक्टेंट दिया गया हो और रिएजेंट डाला गया हो। और ये बहुत आसान सा रिएजेंट है, ओजोनोलिसिस करता है, बॉन्ड को तोड़ देता है। आपको रिएजेंट की स्टोरी पता है ना बेटा, ये बॉन्ड टूट जाएंगे, और जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ बताओ। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट इज अ कीटोन। यहाँ भी बनेगा कीटोन, यहाँ भी बनेगा, बोलो। डाई कार्बोनिल बन गया। अब इसने यहाँ डाला था NaOH। बताओ ना, कितना आसान सा सवाल था। OH माइनस अगर डाला है तो हमारे जहन में एक बात आएगी, कीटोन है भाई, इनोलेट स्टोरी शुरू, और कीटोन है और बेस NaOH है, दैट मीन्स अल्डोल की स्टोरी शुरू। और दोनों कीटोन एक ही मॉलिक्यूल में है, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल की स्टोरी शुरू। अब H को बाहर निकालना है, देयर विल बी द प्रोटोन, देयर विल बी द प्रोटोन, बोथ प्रोटोन आर इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो प्रोटोन है, यहाँ जो प्रोटोन है, ये दोनों एक ही जैसे हैं, बट दिक्कत है ये दोनों में से कौन जाने वाला है। अब बताओ आप ही, अगर इस H को बाहर निकाला है तो ये माइनस बनाओगे और इसका अटैक यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, बताओ। बट इस कंडीशंस में वी हैव टू रिंग्स, एक रिंग जैसे बनेगी वी हैव टू रिंग्स। और जब दो रिंग बनेगी बेटा तो एक बात बताओ, यहाँ पे रिंग कितने मेंबर की बन रही है, 1 2 3 4, एक 4 की और एक 1 2 3 4 5 6 7 की। इसका मतलब वी हैव 7 मेंबर एंड 4 मेंबर रिंग। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं ना। फिर हम क्या बोलेंगे, अगर इस H को बाहर निकाला होता और अटैक यहाँ कराया होता तो वी हैव 1 2 3 4 5, 1 टाइम्स 5 मेंबर्ड रिंग, एंड 1 2 3 4 5 6, वी हैव 5 and 6 रिंग। यस, दिस रिंग विल बी द बेटर कंडीशंस। इसका मतलब रास्ता साफ हो गया। H जो बाहर निकालना है उसको डिसाइड कर लिया मैंने, कौन सी बनेगी कौन सी नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं अगर पूछूँ आपसे, तुरंत देख लो एक बार, यहाँ से अगर मैं पूछूँ आपसे विच प्रोटोन विल रिलीज, आप बोलोगे सर इसको निकालो ना, क्यों इसको निकाल रहे हो। तो इसका मतलब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास सवाल होगा कि चलो भैया यहाँ पे हमारा कीटोन था, माइनस यहाँ था, यहाँ कीटोन था, अटैक करा दो,
बॉन्ड ओपन कराओ, और जैसे बॉन्ड ओपन कराओगे नंबरिंग के साथ कराना, दिक्कत कभी नहीं होगी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो 1 और 5 का अटैक 1 2 3 4 5 यानी 5 मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई, और यहाँ पे हो गई 6 मेंबर की रिंग। तो बताओ 6 मेंबर बना कि नहीं बना होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बना दीजिए, 2 और यहाँ 3 और 4 लगा दीजिए, 1 के बगल में 9 8 7 एंड 6। कितनी अच्छी रिंग बन गई। अब बताइए 9 पे क्या है, आप ही बताओ ना बेटा। कीटोन है यहाँ पे। 7 पे क्या लगा हुआ है? मैथिल ग्रुप लगा है। 5 पे क्या बना है? O-। अब तो कुछ बचा ही नहीं ना। O- हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल को बुलाओ और बोलो जा H को लेके जाए, और H को ले जाने के बाद कुछ नहीं करना है, वाटर मॉलिक्यूल को इजेक्ट कराना पड़ेगा। यहाँ पे OH यहाँ पे आ गया, मैथिल यहाँ पे आ गया। बस कंडीशंस ये है, हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें तुरंत से OH- को दोबारा बुलाना है, H को बुलाना है और यहाँ से इसको बाहर निकाल देना है। दैट इज अ कंडेंसेशन। और जैसे कंडेंसेशन हो गया हमें क्या मिलने वाला है बताओ? यहाँ पे अल्कीन, यहाँ कीटोन और यहाँ पे बन गया है मैथिल। समझ गए होंगे? चलो बहुत अच्छी बात है। यानी रिएक्शंस का मैकेनिज्म बहुत स्मूथ चल रहा है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कंडीशंस और कंसेप्ट थोड़े आइडियाज लग जाएं, कोई भी रिएक्शन डिफिकल्ट नहीं है। क्या मेरी बात समझ गए बेटा? चलिए मैं अब आपको यहीं से एक टास्क दे देता हूँ लेवल 2 का, और जिसमें मैंने यहाँ जो प्रोडक्ट बनाया है ना, नेट के बच्चे और जैम के बच्चे, ज़रा तुम अपने रिएजेंट की केमिस्ट्री को टटोलो कि तुमने कितने अच्छे से रिएजेंट को पढ़ा है। क्या तुमने सही में अच्छा पढ़ा है? देखते हैं। पढ़ा होगा आपने, कोशिश अच्छी की होगी। यहाँ पे मैं बहुत सारे रिएजेंट डाल रहा हूँ, जरा देखना। सबसे पहला रिएजेंट में डाल रहा हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम क्लोराइड। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? यहाँ मैं डाल रहा हूँ डाइबल H। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? यहाँ मैं डाल रहा हूँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ये सब के सब रिएक्शंस आप जानते हैं। यहाँ मैंने डाला है H2PD चारकोल, यहीं पे मैंने डाल दिया है सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? मिथाइलेशन के साथ अगर मैंने लिखा है तो। ये कहानी है जैम वाले बच्चों के लिए, और यही कहानी जैम वाले बच्चों के लिए और भी है। यहाँ मैंने CH3MgBr भी लिखा है, यहाँ मैंने लिख दिया है CH3 होल ट्वाइस कॉपर लिथियम। ये सब बना सकते हैं हम लोग, पक्का बना सकते हैं ना। नेट के बच्चे तुम जरा फोकस करो। यहाँ मैंने ये जैम के लिए रख दिया रिएजेंट, कर लेना। यहाँ पे मैंने लिख दिया है एक L सेलेक्ट्राइड। क्या लिखा है? L सेलेक्ट्राइड, पहचानना इसको। यहाँ मैंने लिखा है, जरा बताओ, यहाँ मैंने लिखा है H2O2 OH-। कर लोगे? कोशिश करना है यहाँ पे। यहीं पे मैंने लिख दिया है, देखो इधर, यहाँ पे मैंने लिख दिया है थोड़ा एक सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ TMSCl, या फिर ऐसे कर दो, यहाँ पे एक सवाल लिख दो R2COLI के साथ TMS क्लोराइड। जरा तुम इस सवाल को बना लेना, कर लोगे ना? तो प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी, रिएजेंट केमिस्ट्री भी थोड़ी आपकी मजबूत हो जाएगी। और बच्चों तुम्हारे जैम के पेपर में तो शायद डाइबल H का इंपॉर्टेंस है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इंपॉर्टेंस है। सॉरी, DU के लिए भी मैं बोलूँ तो इन दोनों को ढंग से कर लेना, H2PD चारकोल को ढंग से कर लेना, और ग्रिग्नार्ड को ढंग से कर लेना। तो ये आप कर लोगे DU के पेपर के लिए, पूरा है जैम के पेपर के लिए, और पूरा है नेट के पेपर के लिए। कंप्लीट कर लेना, कोशिश कर लेना इसको। आगे बढ़े, चलो, वेरी गुड। इसका मतलब वी हैव क्रॉस्ड आवर लेवल 2 एंड द लेवल विल बी वेरी ईजी। Now we are discussing about our third level of aldol condensation reactions and what is that? चलो देखते हैं। लेवल 3 में दिक्कत आएगी क्या, जरा समझते हैं इसको। If we have aldehyde and ketone both in a molecule, ओहो, aldehyde and ketone both। अभी तक एल्डिहाइड कीटोन लफड़ा कम था। अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों लगा दिए ना, तो जरा देखो इधर बोर्ड पे देखो, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो अलग है, होगा कि नहीं होगा? यहाँ जो हाइड्रोजन होगा वो अलग होगा, और एक बात बताओ, यहाँ जो हाइड्रोजन होगा वो अलग होगा कि नहीं होगा? यानी वी हैव नाउ 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स। और अगर 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स है और यहाँ पे तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को लगा रखा है, तो क्या होने वाला है जरा बताओ। तो अब कंफ्यूज हो गए ना तुम, क्योंकि सर पहले तो एक टाइप के थे तो एक के दिक्कत नहीं थी, अगर 2 टाइप के हैं तो 2 से दिक्कत नहीं थी, अब तो 3 आ गए, इसलिए तो तीसरा लेवल बन गया। और अगर 3 हाइड्रोजन है ना बेटा, तो मुझे बताओ इन H में से किसको भेजोगे बाहर?
तो कहानी शुरू होगी वहीं से। आप देखोगे रिंग की स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा अच्छी है, तो यहाँ से H को बाहर निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओहो 8 मेंबर की रिंग बनाने वाला प्रोटॉन है ये, अच्छा नहीं है ना। यहाँ से भगाओगे तो 1 2 3 4 5 6, बताओ मुझे 6 मेंबर की रिंग। यहाँ से अटैक कराओगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। ऑफ कोर्स बोथ हैविंग द 6 मेंबर रिंग्स। ओ माय गॉड, प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अभी सब तो 8 और 6 का कंपैरिजन था, 8 को भगा देते 6 आ जाता था, लेकिन अब दोनों 6 मेंबर की रिंग देंगे तो फिर क्या होगा, तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना कि जब हम यहाँ पे दोनों की बात करेंगे तो वी हैव अ इनोलेट आयन। अगर इसको तब ऐसे कंडीशंस को कैसे किया जाता है सॉल्व, उसके लिए हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ, यानी यहाँ पे कंडीशंस आता है स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट आयन का, यानी जिस प्रोटॉन के बाहर निकलने से मोर स्टेबल इनोलेट जनरेट होंगे ना, क्योंकि NOH दिया है तो रूम टेम्परेचर ही होगा, क्योंकि कोई टेम्परेचर है तो इसमें थर्मोडायनेमिकली और कह सकते हैं मोर स्टेबल इनोलेट ज़्यादा बनने वाले होंगे। तो सुनो, जब मेरे पास दोनों 6 मेंबर की रिंग बने, दोनों 5 मेंबर की रिंग बने, तब ऐसे केसेस में क्या करना, H को बाहर निकालना और उनसे पहले इनोलेट जनरेट करना। क्या जनरेट करना बेटा, इनोलेट, और फिर इनोलेट जनरेट करना, क्योंकि एक केस तो ये है और दूसरा केस क्या है बेटा, यहाँ पे ये वाला H है ना आपका, और अगर H ये है, यहाँ से एक इनोलेट जनरेट होगा, अरे तो समझ जाओगे ना यार, और यहाँ से अगर इनोलेट जनरेट होगा दैट इज द इनोलेट ऑफ एल्डिहाइड, दैट इज द इनोलेट ऑफ कीटोन। और इस केस में बताओ विच वन इज मोर स्टेबल। अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेना, 3 यहाँ 2 यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन, एल्कीन ही तो है मोर स्टेबल। यहाँ बताओ देयर विल बी ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज द लेस स्टेबल। इसका मतलब ये माइनर और ये मेजर बन जाएंगे, और एक बार ये पता चल गया इसका मतलब इस H को बाहर निकालना हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। अब अटैक कराओ ना बेटा, यहाँ पे अटैक कराओ, बॉन्ड को शिफ्ट कराओ, वही कहानी बन गई। नंबरिंग कर लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। जैसे बॉन्ड बनाओगे, अटैक कराओगे, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग, और रिंग बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, और जब रिंग नहीं बनाते तो दिक्कत होती। अब 1 और 6 का बॉन्ड बना है, लिख दो यहाँ 1 और 6 का बॉन्ड। 6 के बगल में 5 के बगल में 4 के बगल में 3 के बगल में 2 है, और 6 पे क्या बना होगा, O पे माइनस, और यहाँ पे है CH3, और 1 पे बताओ 1 पे क्या लगा होगा, कीटोन COCH3। इसका मतलब कोई लफड़ाइच नहीं ना। अब यहाँ से तुम अगला स्टेप खुद ही कर सकते हो ना यार, इसको प्रोटोनेट कर दोगे, यहाँ से H को बाहर निकाल दोगे, और जैसे बाहर निकालोगे यू फाइंड कि ये हमारा कीटोन बन गया है। ओ हो, चलो वेरी गुड, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बना। और यहाँ अगर बनाते तो क्या होता, यहाँ से अगर अटैक कराते तो क्या होता बेटा, यहाँ से अटैक कराते तो कहानी वही होती, रिंग भी 6 मेंबर की फॉर्म होती, पर यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ अलग बनता। कैसे अलग बनता, 6 और 1 का बॉन्ड बना लीजिए, 1 पे क्या बना होगा, एल्डिहाइड का फॉर्म बना लीजिए, और 6 पे बना होगा O पे माइनस और CH3, और लास्ट में इसको प्रोटोनेट कर देने का, करने का नहीं करने का बताओ। और अगर प्रोटोनेट कर दोगे, ओहो यहाँ H लगाना, क्योंकि 6 में H था तो यहाँ पे क्या लगा होगा, H लगा होगा। यहाँ बताओ बेटा, यहाँ OH बन गया, और लास्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है, लास्ट स्टेप में इस बेस ने इस H को बाहर निकाला होगा, OH को बाहर निकाला होगा, द प्रोडक्ट विल बी लाइक दैट, और यहाँ से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। एग्जाम में दोनों प्रोडक्ट दिए गए होंगे, पर मेजर इसको बता देना, पक्का समझ गए। तो ये कहानी थी लेवल 3 की, जिसमें वी हैव 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन्स, और कौन से प्रोटॉन को बाहर निकालना है इफ दे हैविंग फॉर्म सिमिलर रिंग्स। तो ऐसे केस में द मोर स्टेबल इनोलेट विल बी मोर प्रेफरेबल, और उसके अकॉर्डिंग रिएक्शंस की शुरुआत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर लोगे ये, आगे बढ़ जाए, बढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो चलिए, लेवल 3 में वी हैव 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन्स, एंड नाउ वी हैव स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट इज अ डिटरमिनिंग फैक्टर फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास एक रिंग आपको दे दूँ मैं, ताकि आप इसको सॉल्व करिएगा घर में बैठ करके। यहाँ पे मेरे पास H लगा के दिया गया है, और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, बना लोगे ना, NOH डाला गया है, प्रोडक्ट बना लेना, और जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में क्या डाल देना, H2PD चारकोल। कर लोगे इतना काम, पक्का ना कर लोगे, कर लेना। और नेट वाले बच्चे तुम क्या करना, जो प्रोडक्ट बना होगा ना उसमें H2O2 के साथ ओजोन के साथ एसिटिक एसिड डाल देना। तुम बनाना, तुम क्या बनाते हो यहाँ पे, और मुझे मैसेज करना कि ये क्या मैं अपने बनाया है। समझ गए, कंप्लीट कर लेना इस लेवल को। वी हैव 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन्स, कौन सा बाहर निकलेगा, उसकी डिटरमिनिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी। आगे बढ़े, चलो लेवल 3 के साथ अब मैं बात करता हूँ अपने लेवल 4 की। किसकी बात करने वाला हूँ बेटा मैं, लेवल 4 की, जिसमें आखिरी लेवल ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन बन जाता है लेवल 4।
और अगर मैं लेवल 4 की बात करूँ ना तो क्या होगा, ज़रा बोर्ड पे देखना, ये नेट गेट और टिफर के पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैम वाले बच्चे तुम भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर तुम्हें थोड़ा सोचना होगा कि करना क्या है यहाँ पे। ज़रा देखो बोर्ड पे, इसको मैं लेवल 4 की ओर क्यों रख रहा हूँ, ज़रा तुम सोच सकते हो। तुम्हें बताओ हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर, कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं जो यहाँ पे निकल सकते हैं, ज़रा मुझे बताओ कितने टाइप के प्रोटॉन निकल सकते हैं बेटा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दोनों तरफ कीटोन ही है तो क्या दिक्कत है, पर है तो कीटोन, पर ये प्रोटॉन अलग है, ये प्रोटॉन अलग है, ज़रा देखो इधर, देख पा रहे हो आप, और यहाँ पे ये प्रोटॉन अलग है, और आपके पास जो दूसरा प्रोटॉन है, द प्रोटॉन इज लास्ट प्रोटॉन जो टर्मिनल वाला है वो कौन सा है बेटा, देखो इधर, ये वाला प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों प्रोटॉन एक जैसे हैं क्या, बिल्कुल नहीं। क्या कोई मिलता जुलता भी है क्या, बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि चारों अलग अलग हैं। और अगर चारों प्रोटॉन अलग अलग हैं बेटा तो कहानी क्या होगी, लेवल 4 में 4 प्रोटॉन आ गए। इसका मतलब अब और भी पेचीदा मामला हो गया, कौन से प्रोटॉन को बाहर निकाला जाए। तो देखो ऐसे केस में क्या शुरुआत करेंगे भाई, पहला देखेंगे रिंग स्टेबिलिटी। तो पहले इनसे पूछो कितने रिंग बना रहे हो भैया, तो ये बोलेगा 1 2 3 4 मेंबर्ड की रिंग, सही नहीं है ना, काटा मार दोगे। यहाँ बताओ माइनस बना करके अटैक कराओगे, 1 2 3 4 मेंबर्ड की रिंग, काटा मार देना, कोई लफड़ा नहीं। यहाँ पूछो ग्रीन वाले से पूछो कितने रिंग बनाने की एबिलिटी है आपकी, 1 2 3 4 5 एंड 6, देयर विल बी 6 मेंबर्ड रिंग। यहाँ बताओ 1 2 3 4 5 6, यस वी हैव अ 6 मेंबर्ड रिंग। इसका मतलब कंपटीशन में दोनों हट गए, ये दोनों बाहर आए। तो तुम बोलोगे अच्छा सर एक बार क्या करते हैं ना, इनको लेके आगे बढ़ते हैं, एक बार इनको लेके आगे बढ़ते हैं, क्या दिक्कत है। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से शुरुआत करी है इस प्रोटॉन को निकालने की, तो इनोलेट यहाँ बनेगा, मानोगे इस बात को, मानना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन भी नहीं है। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, अगर मैंने इस प्रोटॉन को निकाला है तो आप ही बताओ ना क्या रिंग बनेगी। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे ना जो कीटोन से आपने प्रोटॉन को निकाला है उससे ये इनोलेट बनेगा, और अभी आपने जो कंडीशंस बताई थी उस कंडीशन से तो यही बनना चाहिए, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये कम बने और ये ज़्यादा बने, मैं भी मानता हूँ ये बात। लेकिन इससे पूछो कि जब ये अटैक करने के लिए जाएगा तो यहाँ से जब अटैक करेगा और बॉन्ड बनाएगा तो रिंग कैसी बनाएगी, सर आप ही ने बताया 6 मेंबर की बनाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, जी हाँ 6 मेंबर की रिंग तो बनेगी यहाँ पे, पर एक बात देखो कैसे बनेगी, देखो जरा 1 ये 2 ये 3 ये, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 1 का बॉन्ड किससे बना है, 6 से, 6 का बॉन्ड किसके साथ है, 5 का बॉन्ड किसके साथ है, 4, और 4 का बॉन्ड किसके साथ है, जरा बताओ यहाँ पे, 3rd कार्बन के साथ, अरे वही तो है ना। तो इसका मतलब 2 पे क्या बन गया होगा, वापस से कीटोन, और 6 पे क्या बन गया होगा, O पे माइनस और CH3। कि ये रिंग अच्छी दिख रही है आपको, क्योंकि ये जो रिंग बनी है दिस इज अ ब्रिज्ड रिंग, आप मानते हैं इस बात को बेटा, दिस इज अ ब्रिज्ड कंपाउंड। और ब्रिज्ड रिंग में क्या होता है, हाई एंगल स्ट्रेन होता है, क्या होता है बेटा, हाई एंगल स्ट्रेन, हाई एंगल स्ट्रेन। और अगर हाई एंगल स्ट्रेन होगा तो ऐसे रिंग की स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत कम। इसका मतलब भैया ये भले ही थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल इनोलेट बना रहा है, पर ये रिंग स्टेबल बना ही नहीं पा रहा है। और अगर ऐसे केसेस में रिंग स्टेबल नहीं बनते हैं ना तो प्रॉब्लम आ जाती है। और वो क्या होती है प्रॉब्लम, जरा बोर्ड पे देखो, ये बोल देता है भैया ये आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे, हम वापस से अपने प्रोडक्ट में चले जाएंगे, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं। तो फिर से अगर ये इनोलेट जिसको तुमने अभी मना कर दिया था, रिएक्शन इसी के साथ होती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जरा देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ये वापस आया, अटैक 1 से 6 पे हुआ। तो इसको ना अच्छे से समझने के लिए क्या करो ना, देखो इधर मेरी बोर्ड बात को समझो, बोर्ड पे देखो बेटा, यहाँ पे काम क्या करना, ये कीटोन जो बना है इसको ना डायरेक्टली देखो, यहाँ जो स्टोरी शुरू हो रही है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बोर्ड पे देखो, इसको मैं कुछ इस तरीके से बना दूँ तो कोई दिक्कत, यानी यहाँ पे मैंने क्या किया, रुको यार थोड़ा क्या इसको मिटा दूँ क्या, नहीं मिटाता नहीं हूँ ताकि कंपैरिजन करने में आसानी होगी। चलो एक बार इसी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हैं ना इनोलेट का, इस पूरे सिस्टम को मैंने इधर क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों किया मैंने, ये जो तुम्हारा 1 कार्बन था ना उसको यहाँ लिख दिया, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे अटैक करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि 1 ये 2 3 4 5 6 इसको बस घुमा के इसके सामने रख दिया है।
क्यों रख दिया? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ से अटैक कराना हमारे लिए आसान हो जाएगा, दिखाना भी आसान हो जाएगा। तो 1 का अटैक जब होगा 6 पे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा बताओ। अब आप समझ सकते हो ना, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ रिंग, और वो रिंग कितने मेंबर की बनेगी? 6 मेंबर की। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 6 1 2 3 4 एंड 5 और 2 पे क्या बन गया होगा? कीटोन, और 1 और 6 के बीच में O पे माइनस है, और लास्ट में आपको क्या करना होगा जरा बताओ? इसी O माइनस को प्रोटोनेट कर देने का, कर दोगे लास्ट में H बना देने का, और अगले स्टेप में यहीं से H और OH को बाहर निकाल देना, और OH माइनस को भेजना, माइनस बनाना, और वाटर को निकाल देना, और वाटर को निकालोगे तो आपके सामने जो रिंग बनेगी वो ये रिंग फॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब इन दोनों में से कौन सा मेजर बनेगा? एक ही बनेगा, ये तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब जब मैं लेवल 4 की बात करूंगा, वी हैव अ 4 टाइप ऑफ प्रोटोन। अगर ब्रिज्ड मॉलिक्यूल बना रहा है 6 मेंबर्ड की रिंग तो उसको फॉर्म नहीं करिएगा, और उसके लिए आप नॉर्मली यानी लेस स्टेबल इनोलेट के ही रिएक्शंस के थ्रू आगे बढ़ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। समझ गए बात को? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हाई लेवल की रिएक्शंस को समझने में ये सब बेसिक्स बातें ही काम आएंगी आपकी, इसलिए प्लीज़ बेसिक्स पे ज़्यादा जोर देंगे, फिर जाकर के चीज़ें लेवल हाई वाले समझ में आने लगेंगे। तो अब क्या करेंगे, जरा आप इसी लेवल के कुछ क्वेश्चंस खुद कर लेना, मैं लिख देता हूँ। जैसे मैंने मान लो ये मॉलिक्यूल बना दिया आपके लिए, और यहाँ पे कीटोन लगा दिया, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, बना लोगे ना प्रोडक्ट? प्लीज़ सॉल्व कर लेना इसको। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कीटोन बनाया है, और कीटोन के साथ यहाँ भी कीटोन बना दिया, और यहाँ पे आपको दे दिया है कीटोन, और फिर डाल दिया है NaOH, और जो प्रोडक्ट बनेगा ना, जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में क्या करना, देखो इधर, उसमें ज़रा विटिक रिएक्शंस करवाना। क्या करवाना? विटिक रिएक्शन, क्योंकि आप लोग थोड़ा पढ़े हुए होंगे, तो प्लीज़ नेट और जैम दोनों विटिक रिएक्शंस के लिए चले जाना। DO वाले तुम्हें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो कभी कभी नेट के सवाल भी पूछे जाते हैं ना, तो प्लीज़ ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दिस इज़ द 4th लेवल ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। शायद मेरी बात आप तक पहुँच गई होगी कि अल्डोल कंडेंसेशन 4th लेवल में कैसे आगे बढ़ता है। और साथ के साथ देखो क्या करना, 4th लेवल के बाद क्या कर लेना, इधर देखो आपके पास कोई भी रिएक्शन जो मैंने लेवल 1 से स्टार्ट किया था, उस लेवल 1 को एसिडिक कंडीशन में कराना। किस कंडीशन में? एसिडिक कंडीशन में। तो बताओ एसिडिक कंडीशन में क्या होगा? इनॉल बनेंगे, कीटो फॉर्म पे अटैक होगा। बस इनोलेट की जगह क्या बना देना बेटा? इनॉल। सारी बातें इनोलेट की फॉलो कर लेना, चाहे वो लेवल 1 का क्वेश्चन हो, चाहे वो लेवल 2 का क्वेश्चन हो, चाहे वो लेवल 3 का क्वेश्चन हो। समझ गए बात को मेरी बात? चाहे वो लेवल 3 का क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कंडीशंस वही होंगी। इस कंडीशंस में भी NaOH की जगह पे एसिडिक कंडीशन डाल करके प्रोडक्ट बना लेना। तुम एसिडिक और बेसिक दोनों के लिए तैयार रहना, कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो क्या मेरी बात आप समझ पाए होंगे? पक्का समझ गए होंगे। अब लेवल 4 के अलावा भी मैं अगर डिस्कस कर लूँ तो इसको नोट कर लीजिएगा, पक्का नोट कर लीजिएगा बेटा। चलिए जाते जाते इसी का एंड करते करते एक पॉइंट और समझ लीजिए, जिसको मैं बोल रहा हूं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में ही क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे बोर्ड पे देखो, इसको मैं बोल रहा हूं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कोई लफड़ा है क्या इसमें? कोई लफड़ा है क्या? देखते हैं क्या है। तो सेल्फ अल्डोल का मतलब हमने समझ लिया, तो क्रॉस अल्डोल का मतलब क्या होगा? तो देखो इधर, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ, और इसी को क्या बोला जाता है, देखो जरा नाम लिखा जाए तो इसको बोला जाता है क्लेजन स्किमिडेट रिएक्शन। डरने का नहीं, ये अल्डोल का ही पार्ट है। क्लेजन स्किमिडेट रिएक्शंस क्या होती हैं? पहले तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अगर कोई पूछ ले तो बता देना इसको। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कीटोन दिया गया है और यहीं पे दिया गया है एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन की रिएक्शन करवाने जा रहा हूं मैं, जरा बोर्ड पे ढंग से देखेंगे। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ रिएक्शंस कराने के लिए जाऊं तो P यहाँ क्या होगा? NaOH आएगा। समझ जाओगे कि यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोनों की स्टोरी है, तो अल्डोल के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। तो जो NaOH है ना, क्या वो इसके साथ रिएक्शंस कर पाएगा? तो ये बोलो क्या ये इनोलेट बना पाएगा? तो आप बोलोगे सर इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होते, तो ये इनोलेट का सोर्स नहीं बन सकता, ये काम नहीं आएगा। लेकिन इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या होगा? ये बेस आएगा और इस बेस ने इसके H को अटैक किया होगा और यहाँ पे इनोलेट पहले फॉर्म किया होगा। तो एक बात बताओ,
जब ये नहीं होता तो इसी का इनोलेट बनता, इसी के कीटो फॉर्म बनते, दोनों में सेल्फ कंडेंसेशन हो जाती, कोई लफड़ा होता ही नहीं। लेकिन आपको पता है ये पार्शियल इनोलेट बनाएंगे, और अगर पार्शियल इनोलेट बनाएंगे तब ऐसे केसेस में होगा क्या बेटा, जरा देखो बोर्ड पे, इसके भी कीटो फॉर्म होंगे और इसके भी कीटो फॉर्म होंगे। इसका मतलब देखो क्या होने वाला है कि यानी यहाँ पे अगर ये खुद के कीटो फॉर्म पे अटैक मारे तो इसी को क्या बोला जाएगा, सेल्फ अल्डोल, और अगर दूसरे के कीटो फॉर्म पे अटैक मारे तो क्या बोला जाएगा बताओ, क्रॉस। क्रॉस तब का नाम लिया जाता है जब अपने इनोलेट ना अपने कीटो फॉर्म के बजाय किसी दूसरे एल्डिहाइड और कीटोन के कीटो फॉर्म पे अटैक मारते टाइप के। तो अगर अपने ही टाइप के कीटो फॉर्म पे अटैक मारा होता तो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता, और अगर ये दूसरे टाइप के कीटो फॉर्म पे अटैक मारता है तो क्रॉस बोला जाएगा। फिर सवाल ये उठेगा सर इस पे किस पे अटैक मारेगा, इससे पूछो। ये बोलेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म है, तो आप बताओ कीटोन और एल्डिहाइडो में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, एल्डिहाइड। इसका मतलब ये इस रास्ते को ना चुन करके इस रास्ते को प्रेफर करेगा, और अगर इस रास्ते को प्रेफर कर लिया है तो वहां पे जो कहानी बनेगी क्या बन जाएगी, यहाँ पे बताओ। यहाँ पे O पे माइनस आ गया, यहाँ पे फिनाइल है और एक H है, और लास्ट में इसको प्रोटोनेट कर देंगे ना यार, और यहाँ से H को बाहर निकाल देंगे, और दैट इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और ये अल्डोल ही तो हुआ है। पर इस अल्डोल में हुआ क्या है कि एक कीटोन एक इनोलेट अपने दूसरे टाइप के कीटो फॉर्म पे अटैक मार रहा है, इसीलिए ये स्टोरी क्रॉस कंडेंसेशन अल्डोल की होती है। तो मेरी जहाँ तक मेरा ख्याल है क्रॉस अल्डोल की बातें तो क्लियर हो गई होंगी। चलिए वेरी गुड। अब मैं कुछ सवाल करा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसान लगने लगे। तो यहाँ तक मैंने बेटा कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ा दिया कि कंसेप्ट होते क्या हैं। अब मैं ना थोड़े नेट लेवल के क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ, पहले जैम लेवल के कराता हूँ, फिर नेट लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आ जाऊँगा, समझ गए। चलिए जैसे मान लीजिए एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, वो सवाल है क्या, बोर्ड पे जरा ढंग से देखिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है मैंने, यहाँ पे अल्कोहल बना दिया, यहाँ भी अल्कोहल बना दिया, ये दोनों अल्कोहल हो गए, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है PCC। तो PCC क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ना पड़ेगा। तो अगर एग्जाम में आपको रिएजेंट के सवाल पहले दे दे तो आप इसको कीटोन बना दोगे, यहाँ भी कीटोन बना दोगे, और अगर दोनों कीटोन बन गए फिर NOH को डाल दिया तो क्या बन जाएगा बताओ, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल। कोई लफड़ा है ही नहीं, समझे कि नहीं समझे। तो अल्डोल कंडेंसेशन में रिएजेंटों को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, बिफोर अल्डोल तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास अल्कीन दी गई है, और यहाँ पे मेरे को ओजोन दे दिया गया है, और बोला गया है पहला क्या करवाओ, यहाँ पे क्लीव कराओ बॉन्ड को, क्योंकि ओजोलिसिस से बॉन्ड टूटेंगे, और जैसे टूटेंगे तो वी हैव एल्डिहाइड और कीटोन, देन आफ्टर NOH। अब ये लेवल 3 की स्टोरी बन जाएगी। 1 2 3 प्रोटोन है, किसको लेके आगे बढ़ोगे, लेके आगे बढ़ जाना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन कराया, यहाँ भी ऑक्सीडेशन कराया, और यहाँ जरा मुझे बताओ, मान लीजिए मेरे पास एक बेंजीन की रिंग है और एक कीटोन और एल्डिहाइड दिए गए हैं। ये मेरा सवाल है, यहाँ एल्डिहाइड है, और यहाँ पे तुम्हें दिया गया है PDCl2 CuCl DMF, है ना। और इस रिएजेंट को क्या बोला जाता है, वेकर्स रिएजेंट। और अगर वेकर्स रिएजेंट होगा तो यहाँ पे तो क्या करेगा वेकर्स रिएजेंट, टर्मिनल वाले अल्कीन को कीटोनों में कन्वर्ट कर देता है, याद है ना। और अब आपके पास एक कीटोन और एक एल्डिहाइड दोनों आ गए हैं, सामने है NaOH, क्यों ना आगे रिएक्शंस को आगे बढ़ा दिया जाए, पक्का समझ गए बेटा। तो ये रिएक्शंस क्या हो गई, दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स व्हिच आर फॉर्मिंग एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो बिफोर अल्डोल कंडेंसेशन वी मस्ट गो थ्रू द ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स, उसके बाद अल्डोल की स्टोरी शुरू हो जाएगी। और एक बार अल्डोल की स्टोरी शुरू हो गई तो आप देखो, हो सकता है जब प्रोडक्ट बने तो प्रोडक्ट के बाद हमारे पास क्या बनता है, जरा बताओ। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी द, मान लो कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे और वो प्रोडक्ट मान लीजिए इसी का आपने बनाया होता, तो प्रोडक्ट मान लीजिए 6 मेंबर्ड की रिंग बनती, कोई अल्कीन कोई कीटोन बनता, और यहाँ पे फिर आपको रिएजेंट आफ्टर अल्डोल दे देता। और रिएजेंट आफ्टर अल्डोल बहुत सारे होते हैं, कौन कौन से बताओ। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट डाल देता है H2PD चारकोल, जो मैंने आपको सवाल दिया हुआ है, या हमें डाल दिया होता यहाँ पे, बताओ बेटा, यहाँ पे कोई भी रिएजेंट जैसे H2O2 OH-, जो क्या है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता। और अगर यहीं पे R2CuLi डाल देता तो ये गिलमन रिएजेंट के रूप में काउंट हो जाता। क्या मेरी बात आप समझ पाएं। और इसी में अगर मैं कह देता भैया PPH3 डाल दिया है डबल बॉन्ड के साथ CH3 के साथ, तो ये रिएक्शन एक और नेम रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता, जिसको क्या बोला जाता है, विटिग रिएक्शंस।
जिसका मतलब अल्डोल कंडेंसेशंस की स्टोरी बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, रिएक्शन से पहले भी, रिएक्शंस के बाद भी। तो होप्स हो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा बेटा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ कि कैसा लगा आपको इस टाइप के लेक्चर्स, क्या चीज़ें मेरी समझ में आ रही हैं आपको। और सेकेंड थिंग, अगर खुद समझ लिया है तो दूसरे की हेल्प करो, उनको शेयर करो और बोलो कि भैया तुम भी ये लेक्चर को देखो, सीखो, समझो और आगे बढ़ते चलो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।